Good morning, student. In today's session, we will discuss the topic equipotential surface. ओके, तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बेसिकली अगर एक हम पॉइंट चार्ज ले लें, सपोज मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया क्यू, ठीक है, ये क्यू चार्ज है और इससे R1 दूरी पर एक स्फीयर मैंने फॉर्म किया। इट्स अ स्फीयर। ओके, अब हर पॉइंट इस स्फीयर पर, चाहे वो ए पॉइंट है, चाहे बी पॉइंट है, या सी पॉइंट है, या डी पॉइंट है, या ई पॉइंट है, या एफ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स की जो दूरी है चार से वो R1 है। ये R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल ई, पोटेंशियल एफ, जो भी मैं पॉइंट इस सरफेस पे ले रहा हूं, तो ये सबका पोटेंशियल जो है वो इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो ये जो सरफेस है इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये जो सरफेस है, ये जो मैंने स्फीयर लिया, इसको मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलूंगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस, है ना? तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट? एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, एट equipotential surface, the electric potential is is same at all the points on the surface। ऑन दी सरफेस, एट ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी सरफेस। एक बात तो ये क्लियर होगी। ओके, अब मान लो अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज F पर रखा है, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर ले जाता हूं, ठीक है, या फिर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस रास्ते ले जाता हूं, तो वर्क डन इन मूविंग दी work done in moving the test charge in moving the test charge q naught from F to B, फ्रॉम F to B, तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो बी माइनस एफ। अब इन दोनों पे पोटेंशियल तो है सेम, जो कि है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो वर्क डन कितना आएगा? 0। यानी कि वेन एवर अ चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट on the equipotential surface to another point, the work done is 0। एंड क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होता है, तो यहाँ पे चाहे आप वो पाथ 1 की बात करें
ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। इन दोनों ही पाथ में वर्क डन जो है वो 0 होगा। आप किसी भी रास्ते से उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा सकते। मान लीजिए अब इसी पॉइंट चार्ज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था क्यू चार्ज, इसके अबाउट दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर चूज कर लेते हैं। ठीक है, वी आर चूजिंग टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक रेडियस R1 का, एक रेडियस R2 का। ठीक है, रेडियस R1 वाला पहले ही वाला है। ओके, तो हमने एक स्फीयर ये हो गया जो कि रेडियस R1 का है, और एक स्फीयर ये हो गया जो रेडियस R2 का है। ओके, दीज आर दी स्फीयर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करूं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट ए मार्क किया और यहाँ पे ए डैश मार्क किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, जबकि पोटेंशियल एट पॉइंट ए डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो जो ए पे पोटेंशियल है वो ए डैश से ज्यादा है, क्योंकि R1 इज लेस देन R2, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस decreases in the direction of electric field, decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चार्ज की वो ऐसे आउटवर्ड होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए डैश पे पोटेंशियल कम होगा और जो है ए पे ज्यादा होगा। तो अब जो आउटर वाला स्फीयर है, जो बड़ी रेडियस का स्फीयर है, हम उस पर और पॉइंट्स ले लेते हैं। हम उस पर पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक बी डैश पॉइंट ले लिया हमने, एक सी डैश पॉइंट ले लिया, डी डैश पॉइंट ले लिया, ई डैश पॉइंट ले लिया और एफ डैश पॉइंट ले लिया। ठीक है, जबकि अंदर वाली सरफेस पे हमने जो पॉइंट्स लिए थे वो बी लिया था, ये सी लिया था, ये डी था, ये ई था, और ये हमारा एफ पॉइंट था। तो अगर आप यहाँ पे देखें और मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए डैश, तो ए डैश पे जो पोटेंशियल है वही बी डैश पे होगा, वही सी डैश पे होगा, वही डी डैश पे होगा, वही ई डैश पे होगा, और वही एफ डैश पे होगा पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, तो अगेन ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन इसका पोटेंशियल पहली वाली सरफेस से डिफरेंट होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगेन ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल सेम रहे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेसेस at which the potential at every point is same is known as equipotential surface। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो अंदर वाली सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाहर वाली भी जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। अब मान लीजिए कोई चार्ज मैं मूव करता हूं, ए बी से बी डैश मैंने मूव किया, कोई टेस्ट चार्ज। ठीक है, इफ अ test charge q naught is moved from b to b dash, मान लो फॉर एग्जांपल। तो यहां से मैंने एक टेस्ट चार्ज q नॉट मूव किया, तो वर्क डन यहाँ पे जो होगा वो q नॉट डेल्टा v होगा। ये होगा q नॉट डेल्टा v, मतलब bb डैश फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट bb है। तो ये मेरे पास जो वर्क डन आएगा q डॉट, ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि
आप जो है वीबी पे पोटेंशियल अलग है, इस पे है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो ये जो वर्कडन है इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जो वर्कडन है ये जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंट है। तो जब भी कोई टेस्ट चार्ज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल पे मूव कराया जाता है तो वर्क डन नॉन जीरो होता है, और जब वो सेम सरफेस पे मूव कराया जाता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन और उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, locus of all points or region for which the electric potential has constant value are called equipotential region. Such equipotential can be a surface, volume और लाइन, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी हो सकते हैं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्कशन करेंगे। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का जो हम डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जहां जिस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। अब यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। और एक चीज और है, फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पॉइंट चार्ज हो, लेकिन अभी क्योंकि हम इंट्रोडक्शन लेवल पे हैं तो हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ पॉइंट चार्ज, जैसा कि अभी हमने पहले एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में समझा था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज है तो एक तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट चार्ज हो गया ये हमारा, पूरा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में हमने देखा ये क्यू चार्ज है, अब हमने क्या किया, R1 R डिस्टेंस पर ये रखा एक पॉइंट ए। तो अब हम वो सारे पॉइंट ले लें जो कि इससे R दूरी पर है, वो सारे पॉइंट्स हमने ले लिए जो कि इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें आपस में, यानी कि लोकस, इनको आपस में हमने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये जोड़ने पर हमारे पास जो सरफेस बनेगी वो क्या बनेगी, अब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब आप डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी कि उन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाए जिन पे पोटेंशियल सेम है। तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो शेप बनेगा वो किसका शेप हो जाएगा, इट्स अ शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बनेगा। क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूं तो ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं तब भी क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं तो एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाई दिस सरफेस इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स और रीजन फॉर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज कांस्टेंट वैल्यू। तो ये सरफेस पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये सरफेस क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीजन या वॉल्यूम की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप
एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो और करके एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, तो जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। एनी सरफेस, any surface that has same electric potential, same electric potential, same electric potential at every point, at every point, at every point on it is called equipotential surface, is called equipotential surface। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इनफैक्ट आपको इसमें प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए, और ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है या ऐसा बिहेवियर क्यों है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, उसका रीजन भी याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge or any other charge over an equipotential surface, equipotential surface, equipotential surface। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका मैं इसी पॉइंट के साथ बताऊंगा, और इसका दूसरा तरीका जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो इसको हम अपने पिछले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, Q इज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और पॉइंट चार्ज का अभी हमने देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, तो एक स्फीयर बना लेते हैं इसके सराउंडिंग में, ये Q चार्ज है, और ये हमारा स्फेरिकल आर रेडियस का सरफेस हो गया। मान लो ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है, यानी पॉइंट एंड डी पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स आर डिस्टेंस, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। ओके, तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, इज स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, तो ये हमने एक स्फेयर बना दिया। अब आपकी प्रॉपर्टी है कि इस पे जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज मूव कराएंगे, टेस्ट चार्ज, तो उसको मूव कराने में जो वर्क डन है वो जीरो होगा। तो हमें मालूम है कि अगर हम ए और बी और सी पे पोटेंशियल लिखे, तो ए पे पोटेंशियल या बी पे पोटेंशियल या सी पे पोटेंशियल या डी पे पोटेंशियल, सबकी वैल्यू जो है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होने वाली है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये हमारा पॉइंट चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ। तो अब हम एक टेस्ट चार्ज को Q नॉट को मूव कराना स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से। मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q नॉट, और मैंने उसको मूव करा दिया इस पाथ के थ्रू यहाँ पे। तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या फिर मैंने उसको मूव करा दिया इस पेरीफेरी के सरफेस के अलोंग ही मूव करा दिया। तो मैं किसी भी पाथ के थ्रू लाऊं, इस पाथ के थ्रू लाऊं या इस पाथ के थ्रू लाऊं,
ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, कितना वर्क डन होगा? वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, द टेस्ट चार्ज और सिंपली चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी on equipotential surface, on equipotential surface। तो भाई वर्क डन की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। वर्क डन होगा क्यू नॉट डेल्टा वी, ये होगा क्यू नॉट फाइनल पोटेंशियल दैट इज बीसी माइनस बी ए, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम है, वीए और वीसी की, तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और ये वर्क डन कितना हो गया? 0। तो हमारा पहला पॉइंट जस्टिफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। चलिए, तो इस पॉइंट को भी हम टेस्ट चार्ज के एग्जांपल से समझते हैं, सॉरी पॉइंट चार्ज के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पॉइंट चार्ज के एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी से सारे पॉइंट्स को समझेंगे पहले। तो दिस इज द पॉइंट चार्ज Q, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आप सब लोग जानते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइसोट्रॉपिकली मींस इक्वल लाइंस निकलती हैं हर डायरेक्शन में, ओके। और ये एक 3D पैटर्न होता है, 2D पैटर्न नहीं होता, 3D पैटर्न है। दिस इज एन 3D पैटर्न। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है। तो बनाइए स्फीयर, और आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, और आप देख पाएंगे कि वो जो है इस इलेक्ट्रिक, क्योंकि स्फीयर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियल है, तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा, तो एक स्फीयर बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ डिस्टेंस आर। ऐसी बहुत सारी सरफेसेस हो सकती हैं, मैं डिस्टेंस बदलता चला जाऊंगा, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती चली जाएंगी। मान लो ये एक दूसरी सरफेस बना देता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल देख रहे होंगे वो 90 डिग्री, हर जगह, एट एवरी पॉइंट। मैं कहीं पे भी बनाऊं, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसी तरीके से ये वाली सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज और ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जस्टिफाई हो रहा है इस पॉइंट चार्ज के लिए। इनफैक्ट दिस पॉइंट इज वैलिड फॉर एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम आगे देखेंगे जब हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के शेप्स बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ऐसा क्यों, द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो रीजन की बात करते हैं। रीजन, तो प्लीज पहले लिख लीजिए, रीजन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के लिए। इफ द फील्ड, if the field were
पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फील्ड वर नॉट नॉर्मल, not normal to the equipotential surface, equipotential surface, not normal to the equipotential surface. It would have, it would have a non-zero, a non-zero component along the surface, along the equipotential surface. Yes, the surface में equipotential surface के लिए word use कर रहा हूँ. It would, it would have, तो इक्विपोटेंशियल अलोंग द सरफेस, तो अब उसकी वजह से जो है कुछ वर्क डन होगा उस कंपोनेंट की वजह से, तो वो लिख लेते हैं. सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज, a test charge against this component, against this component, this component, a work would have, a work would have would have to be done, to be done. लेकिन अभी हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन जीरो होना होता है जब हम पॉइंट टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं, तो ये कंट्राडिक्ट हो गई बात. सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट अ वर्क वुड हैव टू बी डन, बट but there is no potential difference, no potential difference, no potential difference between any point, between any point on an equipotential surface, equipotential surface, any point on equipotential surface, and consequently, and consequently consequently no work is required, no work is required, is required to move a test charge, to move a टेस्ट चार्ज. ओके, टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए किसी वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस. hence hence the electric field, hence the electric field, okay, must be normal, must be normal to the equipotential surface, equipotential surface at every point, at every point. तो ये इसका रीजन हो गया. चलिए अब इसको समझ लेते हैं. तो अभी जो हमने पॉइंट लिखा, जो रीजन लिखा, उसको एग्जांपल से समझते हैं. तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और ये जो दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि एक स्फीयर है.
ठीक है, तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक पर्टिकुलर पोर्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराता हूँ, तो ऐसा करने पर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट चार्ज मैं इस सरफेस पे मूव कराता हूँ क्यू नॉट। तो इस केस में जो वर्क डन होगा क्यू नॉट वो होगा वी बी माइनस वी ए। अब क्योंकि वी बी और वी ए बराबर है, सेम सरफेस पे लाई कर रही है पोटेंशियल सरफेस पे, तो ये वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के परपेंडिकुलर है सरफेस के। लेकिन अगर हम दूसरा सिचुएशन देखें, वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस के नॉर्मल नहीं शूट किया, वो कुछ सरफेस से एंगल बना रही है, मान लो ये एंगल बना रही है। तो एक कंपोनेंट तो हो गया ई टू ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया ई वन ई साइन थीटा। और अगर इस केस में मैं एक चार्ज टेस्ट चार्ज को इस सरफेस पे मूव कराता हूँ, मान लो अगेन ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है यहाँ पे। तो टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कराता हूँ, तो ये जो कंपोनेंट है E2 उसका वर्क डन नॉन जीरो होगा। उसका वर्क डन क्या होगा? नॉन जीरो। और E1 का जो वर्क डन है वो जीरो होगा, क्योंकि E1 इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। E1 तो इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया। तो E1 का तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। E1 का जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज E1 इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। बट E2 का वर्क डन नॉन जीरो नहीं होगा, एज द वर्क डन ऑफ E2 इज नॉन जीरो, एज द वर्क डन ऑफ E2 इज नॉन जीरो। और अगर ऐसा नहीं है तो VA VB के बराबर नहीं होगा और वर्क डन भी जीरो नहीं होगा इन मूविंग द चार्ज, in moving the test charge from A to B। ठीक है, तो अब जो है ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम भी होता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने, जब हम टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। इसीलिए हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पॉइंट का हम यूज करके डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 3। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लगभग इसी जैसा पॉइंट है जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन इसका रीजन अलग से लिखा जाएगा। इसका रीजन है दे इंटरसेक्ट if they intersect then there will be two values of electric potential, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। कुछ लोग यहाँ उनको फील्ड वाला पॉइंट याद रहता है तो वो फील्ड वाला पॉइंट लिख देते हैं कि टू डायरेक्शन होंगे, टू वैल्यूज होंगी।
हमें लिखना है टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये अंडरलाइन कर रहा हूं इसीलिए। ओके, टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इसलिए जो है इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer, surfaces are closer together, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है एक दूसरे के नजदीक होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इन द रीजन ऑफ, in the region of strong electric field, in the region of strong electric field, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक बनाएंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप बढ़ा देंगे। तो ये मैं लिखा हूं फार्दर अपार्ट इन द रीजन, in the region where the, in the region of weak electric field, weak electric field, इसको अभी समझेंगे एग्जांपल से। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, देखो, वी नो दैट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइमिंग के लिए इस dV को कांस्टेंट मान लूं, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल के सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट कंसीडर कर लूं, तो ये जो फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन दी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो जहां पे फील्ड ज्यादा वहां डी आर कम, और जहां पे डी आर ज्यादा वहां पे फील्ड कम, इनवर्स रिलेशन आ गया अगर हमने डीवी को कांस्टेंट रखा, यानी कि उन दोनों के बीच के पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट रखा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, पॉइंट चार्ज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कीजिए, प्लस क्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है क्यू, ओके, इसकी फील्ड लाइंस होंगी, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या होती है, स्फेरिकल, बिकॉज वही एक ऐसा शेप है जो इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो स्फेरिकल होती है पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा वो इस तरीके से, देखो पहली सरफेस ये होगी, दूसरी सरफेस ये होगी, तीसरी सरफेस का गैप जो है वो पहली दो सरफेसेस से ज्यादा है, ओके, गैप बढ़ा दिया मैंने, ओके। ऐसा इसलिए किया कि देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल लिया, यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल, सब ऐसा क्यों किया, 8 से 6, 6 से 4 क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम रूल पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा ये पोटेंशियल घटता चला जाएगा। 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। और वैसे भी इंफिनिटी पे पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। अब मैंने जो है वो पोटेंशियल का गैप कांस्टेंट रखा है, यानी कि जो मेरे पास डेल्टा वी है वो या तो 8 - 6 है या फिर 6 - 4 है, जो कि 2 वोल्ट है और जो कि कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, तो अब ये जो रिलेशन है E = -dV/dr, तो ये जो dV है ये हो गया कांस्टेंट, या E =-Δv/Δr भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज द गैप, गैप बिटवीन। क्यों, अब ये डेल्टा आर क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो रेडियस है वो r1 है, दूसरे की जो है वो r2 है, और तीसरे की जो है r3 है। तो डेल्टा आर जो है वो या तो होगा r2 - r1, या डेल्टा आर होगा r3 - r1। तो सॉरी, r3 - r2 होगा। तो जहां पे फील्ड वीक है वहां पे वो गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये गैप बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब तक जितना भी हमने डिस्कशन किया वो पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब जो भी हमने पॉइंट को अंडरस्टैंड किया वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बेसिस पे समझा। उसका रीजन ये है कि पॉइंट चार्ज के बारे में हम जानते हैं काफी कुछ और उससे फैमिलियर है, इसलिए हमने वो एग्जाम्पल के थ्रू वो सारी चीजें समझी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना सकते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने के लिए हमें दो पॉइंट जो है वो याद रखने होते हैं। एक के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। और एक जो हमने पॉइंट पढ़ा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर, यानी कि जहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोजर होंगी, नजदीक आ जाएंगी, और जहां पे फील्ड वीक होगी वहां वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बना रहे हैं। तो पहले पॉइंट चार्ज के लिए बना लेते हैं, ऑलरेडी हम ये बना भी चुके हैं, तो फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम चार्ज को व्हाइट से शो कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑरेंज से शो कर रहे हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम डिफरेंट कलर से शो करेंगे सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश। अब क्या प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, दो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखेंगे शेप बनाने के लिए। वो होगा आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ है, तो चार्ज के नजदीक जहां आर कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो E = Q/4πε0r² होता है। तो जहां आर कम वहां पे फील्ड ज्यादा, तो चार्ज के नजदीक में फील्ड ज्यादा है और चार्ज से दूर पर फील्ड कम हो रही है। तो जो नजदीक में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो क्लोजर होंगी एक दूसरे के, और जो दूर बनेंगी वो जो है दूर दूर हो जाएंगी। तो पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, दूसरी ये बना दी हमने, तीसरी जो बनाएंगे उसका गैप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, चौथी जो बनाएंगे उसका गैप और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर स्फेरिकल सरफेसेस, 3D सरफेसेस है, क्योंकि फील्ड पैटर्न भी हमारा क्या होता है, 3D होता है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो हमने वही बेसिक रूल यूज किया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो ये तो थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर पॉइंट चार्ज। और पोटेंशियल कैसे घटेगा, अगर एग्जांपल के तौर पे हम फर्स्ट सरफेस पे 8 वोल्ट लेते हैं, तो इस पे 6 हो जाएगा, इस पे 4 हो जाएगा, इस पे 2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। चलिए पॉइंट चार्ज के लिए हमने बनाया, बट ये था पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं, तो देखिए निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर निगेटिव पॉइंट चार्ज
for q लेस देन 0 मींस नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा q हो गया विच इज नेगेटिव। अब आप जानते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड, तो ये हमने इस मार्कर से जो है वो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली इनवर्ड। सारे एरो कहाँ लगेंगे? अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। आपको प्रॉपर्टी याद होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। तो मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ? टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर बनानी पड़ेंगी फील्ड लाइंस, तो मैंने अंदर की तरफ बना दी फील्ड लाइंस। ओके, अब इनका मुझे जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना लेते हैं। ठीक है, फील्ड अगेन चार्ज के नजदीक होगी, चार्ज के नजदीक ज्यादा होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे भी स्फेरिकल बनेंगी। ठीक है, तो ये दो सरफेसेस मैंने एक दूसरे के नजदीक बनाई। ठीक है, अब मैं जो है इनके बीच का गैप बढ़ा दूंगा एज कंपेयर टू प्रीवियस गैप। ठीक है, और दूर बनाऊंगा तो गैप और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो दीज आर दी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, these are the spherical equipotential surfaces, spherical equipotential surfaces, spherical equipotential surfaces, equipotential surfaces। ओके, क्लियर है? ये सारी जो सरफेसेस है वो स्फेरिकल है। अगेन कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है? परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइन होती है, परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइन होती है, और जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है वहां नजदीक होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे फील्ड वीक होती है वहां पे उनके बीच का गैप बढ़ जाता है। नेक्स्ट फील्ड पैटर्न के लिए शेप बनाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज मार्कर से मैंने शो किए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो चीजें, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी फिक्स होता है। डायरेक्शन फिक्स होता है, तो जितनी फील्ड जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में है, जैसे मान लीजिए जो फील्ड यहां पर है वही फील्ड यहां पर है, वही वही फील्ड यहां पर है। अब हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो इसके जो परपेंडिकुलर शेप है ये प्लेन होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल्स की वैल्यू लिखूं, मान लो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल इस सरफेस पे V1 है, इस सरफेस पे V2 है, इस सरफेस पे V3 पोटेंशियल है, तो मैं इनका ऑर्डर अरेंज कर सकता हूँ। V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। क्यों? क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, decreases in the direction of electric field, decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट आगे मूव करेंगे फील्ड में तो जो है पोटेंशियल घटेगा, तो V3 की वैल्यू कम होगी, V2 की वैल्यू ज्यादा होगी और V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी। तो ये है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अंडरस्टैंड? इस नोटेशन को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो इसका 3D व्यू हो गया। ठीक है, तो हमेशा प्रॉब्लम में 3D व्यू नहीं होता है, इसका 2D व्यू भी होता है, तो वो देख लेते हैं कैसे ड्रॉ होगा वो 2D। 2D व्यू, these are the electric field lines which is representing the uniform electric field,
रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो प्लेन, जैसे ये वाली ये वाली ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमने इन पे पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या लिखी थी, ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, ये V3 पोटेंशियल, और ये हमारी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेसेस जो कि प्लेन है, जो कि एक प्लेन है, तो ये इसका 2D व्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट is equipotential surfaces due to an electric dipole. Equipotential surfaces due to an electric dipole. Due to an electric dipole. ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो पहले डाइपोल हम जानते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हमें फील्ड पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, उनके बीच का सेपरेशन 2L, और ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, चलो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए कंसीडर करता हूं और एक पॉइंट बी कंसीडर करता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी। दोनों का डिस्टेंस मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो अगर मैं ए पे फील्ड बनाऊं, तो ए पे दोनों फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फील्ड जुड़ जाएगी। ओके, दोनों प्लस क्यू की जो ए पे फील्ड होगी, प्लस क्यू की फील्ड आउटवर्ड होती है, तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, और माइनस चार्ज की इनवर्ड होती है तो वो भी लेफ्ट हो जाएगी, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं बी पे फील्ड बनाऊं, तो बी पे जो माइनस क्यू की फील्ड होगी, ई ऑफ माइनस क्यू, वो तो इस साइड होगी, और प्लस क्यू की इस साइड होगी, तो ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यानी कि माइनस क्यू की राइट हैंड साइड पर फील्ड ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड कम है। इसी तरीके से प्लस क्यू की लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड ज्यादा है और राइट हैंड साइड पे फील्ड कम है। चलिए अब इसका फील्ड पैटर्न बनाते हैं, इसका फील्ड पैटर्न बना लेते हैं। तो ये चार्ज हमारा हो गया डाइपोल, इसको प्लस क्यू ले लेते हैं, इसको माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डाइपोल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका फील्ड पैटर्न, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में जाएंगी, इस तरीके से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इस तरीके से फील्ड लाइन। अच्छा, जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव क्यू से निकलेंगी उतनी नेगेटिव क्यू पे टर्मिनेट होंगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनसे जो काउंट ऑफ फील्ड लाइन है वो बराबर निकलते हैं। तो दिस इज दी फील्ड लाइंस ड्यू टू अ, ऐसा नहीं कि ये फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना रही, ये बना रही हैं, ये एक्चुअली ज्वाइन होंगी इस लाइन से जो मैं नेगेटिव के लिए बना रहा हूँ, बट हम इनको ज्वाइन करके शो नहीं कर रहे। ओके, सॉरी ये एक लाइन गलत बन गई, इसको इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट होगी। ओके, हम इसको इन्वर्ट बनाएंगे, ये हो गया फील्ड लाइन। अब हमें इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। तो अगेन हम अगर ये कहें कि पॉजिटिव क्यू के जो अंदर वाली साइड है, मैं देखिए मार्क करके दिखाता हूं आपको, इस साइड में फील्ड ज्यादा होगी, इस साइड में फील्ड कम होगी,
इसी तरीके से इस साइड में फील्ड ज्यादा होगी, इस साइड में फील्ड कम होगी। तो जो सरफेसेस हैं वो स्फेयर बनेंगी, लेकिन इस रीजन में वो एक दूसरे के नजदीक होंगी और इस रीजन में उनके बीच में गैप ज्यादा होगा। तो देखिए ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। अब ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहली सरफेस ये बनी। दूसरी सरफेस ध्यान दीजिएगा, मैं गैप यहाँ पे इस साइड ज्यादा रख रहा हूं और इस साइड कम रखूंगा। तीसरी सरफेस जब मैं बनाऊंगा तो अगेन मैं इधर गैप ज्यादा रखने वाला हूं और इधर गैप कम रखूंगा। ठीक है, क्योंकि इधर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बनाता हूं मैं तीन सरफेसेस। ठीक है, इधर गैप कम रखना है, इधर गैप ज्यादा रखना है। ठीक है, यहाँ पे गैप कम रखना है, यहाँ पे गैप ज्यादा रखना है। और वैसे ओवरऑल इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा क्योंकि हम वीकर फील्ड रीजन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी सरफेसेस यहाँ बना सकते हैं इस तरीके से। इसको हम पूरा इस पे नहीं बना रहे। ठीक है, ये हमने बना लिया। एक सरफेस यहाँ पे आएगी इस तरीके से क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगी वो फील्ड के। यहाँ पे देखो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा टेंजेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इस परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस हो जाएगी। ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है। 3D सोचना है ना। प्लेन सरफेस है। और ये जो है ये स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस और ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस। तो देखिए टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस ले लेते हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। तो पहले देख लें कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी। तो एक पॉइंट मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ और एक पॉइंट बी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। दोनों का डिस्टेंस मैं एक्स ले लेता हूँ। ये एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है। तो देखते हैं ए पे फील्ड के डायरेक्शंस क्या होंगे। मान लो हम एक चार्ज को Q1 मार्क कर लेते हैं, ये Q1 है तो इसकी फील्ड Q2 E1 लिखेंगे और ये Q2 है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है, तो ए पॉइंट पर जो फील्ड होगी Q1 की वो इस तरफ होगी, तो ये E1 और Q2 की इधर E2। तो इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड अगर मैं लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, कोई एक। जबकि अगर मैं बी पे फील्ड लिखूं तो बी पे दोनों फील्ड, भाई Q1 की फील्ड भी इधर E1 और Q2 की फील्ड E2। तो यहाँ पे दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फील्ड E जो है वो बेसिकली E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये बी पे फील्ड है और जबकि ये फील्ड जो है वो ए पे फील्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि जो बी पे फील्ड है, जो चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में हेल्पफुल होगी ये बात। ठीक है, चलिए अब इसका फील्ड पैटर्न बनाते हैं। फील्ड पैटर्न हम बना लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इनसे बराबर लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। इसके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। ठीक है, ये जो बाइसेक्टर है ये नल पॉइंट से पास हो रहा होगा, दिस इज नल पॉइंट। यहाँ पे एक दूसरे की फील्ड Q1 की फील्ड Q2 की फील्ड को कैंसिल करेगी। ठीक है, तो नल पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो Q1 की फील्ड है वो डॉटेड लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे होगी और Q2 की फील्ड राइट हैंड साइड पर होगी। ये फील्ड पैटर्न हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये फील्ड लाइंस बनाएंगे, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस बराबर लाइंस बनेंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों चार्जेस का। बनाते चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये बैंडिंग जो है फील्ड लाइंस का, ये रिपल्शन को शो कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी बनाते हैं, देखिए ये फील्ड लाइंस, ये वाला फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस। ओके, इसी तरीके से ये वाला फील्ड लाइंस, दीज आर दी फील्ड लाइंस। अब इनकी इक्विपोटेंशियल, तो जहां पे फील्ड कम है वहां पे गैप ज्यादा, और जहां पे फील्ड ज्यादा होती है वहां पे गैप कम। तो पहले तो स्फीयर से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो ये एक स्फीयर हो गया। अब यहाँ पे गैप कम, यहाँ पे गैप ज्यादा, क्योंकि इस साइड फील्ड कम है। इसी तरीके से यहाँ पे गैप कम, बट यहाँ पे गैप ज्यादा। इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, देखिए। ओके, ये गैप ज्यादा रखेंगे और ये गैप कम रखेंगे, बनेंगे स्फीयर। ठीक, इसी तरीके से ये गैप ज्यादा रहेगा, ये गैप कम हो जाएगा। इसके बाद जो इक्विपोटेंशियल का शेप है वो इस तरीके से हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। देखते जाइएगा, मैं इस तरीके से अपना मार्कर मूव करा रहा हूं कि वो फील्ड लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ चले। ठीक है, तो दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तो परपेंडिकुलर देखना है आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है उसमें सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है। तो सबसे पहले एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ये है कंडक्टिंग शेल, फॉर एग्जांपल। कंडक्टिंग शेल अंदर से खाली है और आपने इसको चार्ज दे दिया, तो सारा का सारा चार्ज जो है दैट विल बी अवेलेबल एट द सरफेस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी है फील्ड लाइंस की कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस बना लेते हैं जो कि रेडियल बनेंगी। अभी मैं फील्ड लाइंस अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अंदर फील्ड लाइंस होंगी नहीं क्योंकि कोई चार्ज नहीं है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसको बाद में मैं रख दूंगा। रेडियल फील्ड बनानी है, इसलिए मैं ये अप्रोच यूज कर रहा हूँ, इससे रेडियल फील्ड प्रॉपर बन जाती है। रेडियस के अलोंग होगी ना फील्ड लाइंस। तो अभी मुझे जो है ये अंदर वाली फील्ड लाइंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये मैंने इनको हटा दिया। अंदर फील्ड होगी नहीं, तो फील्ड नहीं होगी तो फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। ओके, तो ये हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस, जाहिर सी बात है दे आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उसका शेप वही होगा जो कंडक्टर का है। ठीक है, जो कंडक्टर का है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन जाएगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, थोड़ा दूर जा रहे हैं तो गैप बढ़ जाएगा क्योंकि फील्ड तो वीक होगी दूर जाने पर। तो ये पॉइंट चार्ज का जो शेप था उसी से मैच कर जाएगा। तो दीज आर स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब और शेप्स लेते हैं कंडक्टिंग। एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर बोलेंगे सिर्फ, तो वो ऑब्वियस है सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो इसको अंदर से हम सॉलिड दिखा देते हैं, इसको शेड कर देते हैं। ये सॉलिड को शो कर रहा है। अब जो भी चार्ज है वो भी अगेन जैसे हम इसको कोई भी चार्ज देंगे वो इसके वॉल्यूम में नहीं रुकेगा, वो सरफेस पर आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर।
तो ये सारा चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे आएगा, वॉल्यूम में नहीं होगा। तो ये शेल की तरह सिमिलर सिचुएशन हो गई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट में ये जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है वो शेल ही है ना, शेल के ही कैटेगरी में आएगा। फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। तो हमने यहाँ पे फील्ड लाइंस बना दी रेडियली आउटवर्ड। ओके, दीज आर रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस। चलिए, ये फील्ड लाइंस हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होंगी तो स्फेरिकल बन जाएंगी यहाँ पे। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनेगी स्फीयर, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर स्फीयर बना देते हैं। ओके, एक ये बनेगी, हमारा गैप बढ़ जाएगा क्योंकि फील्ड वीक हो रही है। जो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ भी जो इक्विपोटेंशियल का सरफेस का शेप है वो कंडक्टर की जो शेप है उसी की तरह है। चलिए, आप कोई आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लेते हैं। अभी तो हमने एक यूनिफॉर्म शेप का लिया, स्फीयर लिया, किसी भी शेप का हो सकता है कंडक्टर। तो हम एक किसी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लिया, ये कुछ भी कंडक्टर ले लिया है ना। ये है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर है, सॉलिड है तो इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टर है तो हमने इसको शेड कर दिया। तब भी चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता कंडक्टर के अंदर। तो ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। ओके, फील्ड लाइंस बनाएंगे, इसके ऊपर पहले चार्ज शो कर लेते हैं। तो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव 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 सरफेस पे, निगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसके सरफेस पे चार्ज होगा, वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा। वॉल्यूम में चार्ज सिर्फ इंसुलेटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है। ठीक है, फील्ड लाइंस बना लेते हैं परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। देखिए, ऐसे बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाए। फील्ड फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाकर और फील्ड लाइन बना रहा हूँ, बट फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे आप फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जो शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, वो जो कंडक्टर का शेप है उसी तरीके की। तो दीज आर दी, बिल्कुल जो कंडक्टर का शेप है उसी का शेप का आप बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो गैप बढ़ जाएगा, मतलब अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दूर बनेंगे, क्योंकि फील्ड जो है दूर जाने पर वीक हो रही है। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, A point charge Q is placed near a conducting sheet as shown in। तो एक पॉइंट चार्ज Q ये है और एक शीट है, ये कंडक्टिंग है। ठीक है, तो इसकी कुछ थिकनेस होगी। ओके, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द गिवन सिचुएशन। तो इसका एक 2D व्यू हम बना सकते हैं। तो पहले एक 2D व्यू बना लेते हैं। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास शीट है। ठीक है, अब शीट के अंदर फील्ड जीरो होती है। तो क्या होगा कि इस शीट के ऊपर इंड्यूस चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस शीट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस पर आके खींच लेगा, इधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जिससे दूसरी वाली सरफेस है उसको पॉजिटिव चार्ज, लाइट चार्ज जीरो रहेगा क्योंकि ये पहले न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था। नेट चार्ज इसके ऊपर अब भी जीरो रहेगा।
अब इसका फील्ड पैटर्न बना लेते हैं। फील्ड पैटर्न देखिए कैसा बनेगा, 3D होगा वो फील्ड पैटर्न। ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होगी, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव तक चली जाएगी। अंदर फील्ड नहीं होगी, ठीक है, तो बहुत केयरफुली हम बनाएंगे, अंदर फील्ड लाइंस नहीं बननी चाहिए। ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होनी चाहिए कंडक्टर के, तो मैं इस तरीके से फील्ड लाइंस को बैंड करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इसका पैटर्न बनेगा इस तरीके से, 3D पैटर्न है ये सारा, ठीक है। ये फील्ड लाइन ऐसे ऐसे इस तरीके से हम बना लेंगे, दीज आर दी फील्ड लाइन। ऐसा इसमें भी हम बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी, इसको 3D लुक दे सकते हैं हम। है ना, ये ऐसे बना लो या इसका 3D व्यू बना लो, बात एक ही है। तो ये फील्ड पैटर्न हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी इधर, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो ये होंगी, दीज आर दी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो अगर मैं 2 पॉइंट लगाऊं, तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है यहाँ पे और एक पॉइंट बी है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बी पे, क्योंकि ए पर देखिए जो पॉजिटिव क्यू की फील्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव जो इंड्यूस चार्ज है, तो ये दोनों फील्ड ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल सरफेसेस नजदीक होंगी, तो पहले स्फेरिकल बना लेते हैं, ये इसके नजदीक होंगी, यहाँ गैप ज्यादा होगा, ये नजदीक होगी लेकिन यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सरफेस प्लेन हो जाएंगे, बाकी ये बनते चले जाएंगे और ये सरफेस इस तरीके से बन जाएंगे। चलिए अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिगर फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज सरफेसेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड आर। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन 1, ओके। अब जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इट। तो यहाँ इस पूरी सरफेस का जो पोटेंशियल दे रखा है, देखिए मैं पॉइंट से दिखाता हूँ, पॉइंट से, ये पूरी सरफेस का जो पोटेंशियल है -30 वोल्ट है, इस पूरी सरफेस का जो पोटेंशियल है -25 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल है वो -20 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल है वो -15 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल है वो -10 वोल्ट है। अब कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, तो नेगेटिव में आप जानते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा -10 वोल्ट है इट इज ग्रेटर देन -30 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल जो है वो 10 ज्यादा है, 15 उससे कम है, 20 उससे कम है, 25 उससे कम है, 30 उससे कम है, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम पी टू आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो होगी आपकी अपवर्ड आर पे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर होगी, और ये कितना एंगल बनाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, 90 डिग्री। और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ये कितना एंगल बनाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, 90 डिग्री। अगर मान लो कोई और पॉइंट होता, यहाँ पे कोई पॉइंट होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। Three equipotential surfaces are shown in figure. Draw the corresponding field lines and estimate the field strength at point A where the distance between the surfaces is 4 centimeter.
तो अगेन पहला जो पॉइंट है वो है potential decreases in the direction of electric field. Potential electric potential decreases in the direction of electric field. In the direction of electric field. In the direction of electric field. Electric field के डायरेक्शन में तो यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट इज लेस देन 8 वोल्ट इज लेस देन 10 वोल्ट जो हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि फील्ड लाइंस किधर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ तो फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी। उसका डायरेक्शन ये होगा और वो इस सरफेस के भी 90 डिग्री होगी, इस सरफेस के भी 90 डिग्री, इसके भी, है ना। यहाँ पे बनाऊंगा तो ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। डायरेक्शन मैंने डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बनाया हुआ है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ओके, अब मुझे उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो पोटेंशियल और फील्ड को कौन सा रिलेशन रिलेट करता है? अगर वो रिलेशन याद हो तो हम इसकी स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। वो रिलेशन होता है आपका E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, माइनस dV/dr। ओके, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। वैल्यू अगर हम लिखें तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB। हमें तो बेसिकली क्या लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस फाइनल पॉइंट तो हमारा, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, VB माइनस VA बाई जो भी डिस्टेंस है उनके बीच में D, है ना। तो जो भी डिस्टेंस DR रहा है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 वोल्ट। इसको मान लेंगे, हम करेंगे VA माइनस VB बोल देंगे इसको। चलिए ये हो जाएगा VA माइनस VB बाई DR, जो भी डिस्टेंस है ये आ जाएगा 8 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁻²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 20 वोल्ट पर मीटर। 20 वोल्ट पर मीटर। ओके, एक तो पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको एक दूसरी अप्रोच से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक डायपोल कंसीडर करो, दिस इज +2 एंड -2, डायपोल मोमेंट माइनस से पॉजिटिव p वेक्टर, और आप इसके जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड वो पोटेंशियल निकालिए ड्रॉ डाउन पोजीशन से। तो ये हमने कैलकुलेट की थी। अगर आप इसके ड्रॉ डाउन पोजीशन पे पोटेंशियल निकालते हैं, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 2L है पूरा, ये यहाँ से R है, सेंटर से ये पॉइंट B है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस कितना होगा ये हम डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना होगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा √R² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा √R² प्लस L², और इसी तरीके से R² प्लस L²। ये यहाँ पे पोटेंशियल्स होंगे। चलिए ये पोटेंशियल हो गए, वो सॉरी डिस्टेंसेज होंगे। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B डी टू माइनस Q चार्ज, हम जानते हैं माइनस Q चार्ज का पोटेंशियल माइनस होता है और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B
ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, तो इसको V1 लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये होगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, का जो पोटेंशियल है V2 इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम नहीं करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। ओके, इसको 3D 0 आ गया। तो देखिए, अगर अब इस सिचुएशन को हम 3D व्यू करें और ये हमारा बी पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 आ गया। तब इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होंगे, सब पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 है ना। ये एक तरीके से सारे पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो गया, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। यानी कि जब हम प्लस क्यू से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि हम प्लस क्यू से दूर जा रहे हैं, और जब हम बी से माइनस क्यू की तरफ जाएंगे तो फर्दर डिक्रीज होगा, क्योंकि हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, और जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है पी वेक्टर, वो ऐसे होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इक्वेटोरियल पॉइंट है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये ब्रॉड ऑन पोजिशन है, तो फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस चीज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इस चीज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम रीड्रॉ कर लेते हैं। तो फटाफट हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने ये लिया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगे फील्ड लाइंस, एक लाइंस और बनाएंगे, फिर एक लाइन और बनाएंगे। तो दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ठीक है, और नेगेटिव से अंदर की साइड। इक्वल नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल है। अब जरा इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओ, देखो। तो पहली सरफेस जो है वो इस तरीके से स्फेरिकल बनेगी। ओके, यहाँ पे भी ये पहली सरफेस स्फेरिकल बनेगी। इसके बाद ये गैप कम हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड गैप कम होगा, इस साइड गैप ज्यादा होगा। फिर देखिए ये एक सरफेस बना सकते हैं, एक सरफेस इसी तरीके की आप यहाँ पे बनाइए। दीज आर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक सरफेस और बनाइए, देखिए यहाँ पे भी ये सरफेस रिप्रेजेंट करिए।
और एक सरफेस बिल्कुल प्लेन बन जाएगी जो कि मिडिल में होगी इक्वेटोरियल सरफेस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले शो की थी। ठीक है, ये सरफेस। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पर, ये हमारा बी पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ी दिन इस पूरी सरफेस पे भी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इस सरफेस पे 8 वोल्ट है, इस पे 6 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्ट है, इस पे 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। 8 से 6 गया, 6 से 4 गया, 4 से 2 गया, 2 से 0 गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -2 वोल्ट। ठीक है, -2, -4 वोल्ट, -6 वोल्ट एंड -8 वोल्ट। और इसको हम अरेंज करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field, decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, तो पॉजिटिव से जब हम नेगेटिव फील्ड की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल घटना चाहिए। तो 8 वोल्ट बड़ा है 6 वोल्ट से, बड़ा है 4 वोल्ट से, बड़ा है 2 वोल्ट से, बड़ा है 0 वोल्ट से, बड़ा है -2 वोल्ट से, -2 बड़ा है -4 वोल्ट से, ये -6 वोल्ट से, और ये -8 वोल्ट से। तो पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,